हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले अभी सेकंड ग्रेड का 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस किस आंसर का किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर रहा था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डैश पर चित्रित पिछवाइयाँ नाथ द्वारा चित्रकला शैली से सजीव उदाहरण है। मतलब पिछवाइयों में किसका यूज किया जाता था? चमड़े का, कागज़ का, कपड़े का या लकड़ी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कपड़े का। नेक्स्ट है, मोर, बांदिया, पहरावना और तामड़ा नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्यौहार बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोक गायकी की 4 बेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो 4 बात शैली है जो टोंक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो वीरम देव सोनग्रारी जो बात है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो बीसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाले ने। नेक्स्ट है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी नरैना में स्थित है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो सही है। वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए होता है, ये भी सही है। ये संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो उसे पहले हटा दिया जाता है। ये ऑप्शन गलत, मतलब सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना नहीं की गई है? तो इसमें दी गई सभी पुस्तकों की रचना मंडन के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी 1 2 3 4। लेकिन कई जगह इसमें थर्ड को नहीं माना गया है, यानी दूसरा आंसर भी माना गया है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद किस तरह की? जिसमें पूछा गया है ओवरऑल कि जो अशोक गहलोत है उन्होंने अपना पद कब संभाला था? तो अशोक गहलोत ने अपना पद 1 दिसंबर 1998 को अपने पद की शपथ ली थी अशोक गहलोत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा है, उसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितना महिला सदस्य थे? महिला सदस्यों की संख्या पूछी है। तो इसमें 8 तो अनुसूचित जाति से थी तथा 3 अनुसूचित जनजाति से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है? मतलब राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उसका सबसे कम दिनों तक कौन व्यक्ति है जो इस पद पर रहा था? तो ये थे सुश्री कांता भटनागर। जस्टिस सुश्री जो कांता भटनागर थी, वो सबसे कम समय तक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो सिर्फ हीरालाल देवपुरा रहे थे, जो कि केवल 17 दिन तक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्य के मुख्य सचिव कौन है? सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्य के मुख्य सचिव कौन है? तो राजीव स्वरूप सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है, किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था?
तो 2002 में संशोधन नहीं हुआ था, नहीं तो 1999 में भी हुआ था, 2000 में भी हुआ था और 2004 में भी संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के लिए हरिदेव जोशी पत्रिका और जनसंचार विश्वविद्यालय से समझौता किया है। नेक्स्ट है, RPSC की निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन माना जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा ACBD। ए यानी सबसे पहले BL रावत थे, BL रावत के बाद में राम सिंह चौहान आए थे, राम सिंह चौहान के बाद दीनदयाल जी आए थे और दीनदयाल जी के बाद SS टाक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान की सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने की मदद शुरू किया है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा डायल फ्यूचर यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन था उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो इसके अंदर राजस्थान की रैंक है 12 नंबर की, 12वीं रैंक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 22वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित धार्मिक स्थलों के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो नागौर, जैसलमेर और अलवर। कौन सा ऑप्शन में? नागौर, जैसलमेर और अलवर में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63 केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो 63 में केंद्रीय आवास का जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा वो माउंट आबू सिरोही में लगाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये क्वेश्चन भी एक मतलब कंफ्यूजिंग वाला है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो उन्होंने ये पदक शतरंज के अंदर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? इसमें आ जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पक्षियों पवनें क्या होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर जाती हैं। गर्मियों में तो ध्रुवों की ओर जाती हैं और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था। नेक्स्ट है, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं डालता? तो वस्तुओं की जो सर्व उपलब्धता होती है वो बस प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट पूछा गया था, कौन सा
कौन से महासागर में कौन सा सीमावर्ती सागर लगता है? तो इसमें जो आर्कटिक महासागर है इसमें तो बेरिंग सागर लगता है। अटलांटिक में लगता है कोरल सागर। ये दोनों ही इसमें सही है, यानी ए और सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रशांत में सॉरी ए और सी इज के करेक्ट आंसर है, तो ए में सी आ जाएगा। सॉरी, ए में प्रशांत, और प्रशांत सॉरी इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन, मतलब सही कौन कौन सा है। तो इसे प्रशांत में तो कोरल है, ये सही है एक तो, और आर्कटिक में कारा सागर है, ये सही है। ये दोनों ही सही है ओनली। नेक्स्ट है नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है गलत युग्म को चुनिए। नारकटिया गैस के लिए फेमस है, जरिया कोयला के लिए, आलिया बेट तेल के लिए, तथा मोरान हुगरीजन कोयला के लिए। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें 4th नंबर ही गलत है कि मोरान हुगरीजन है वो कोयला के लिए नहीं है। नेक्स्ट है मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता किस लिए सहायक है? तो मानसून वर्षा में जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सहायक है। नेक्स्ट है कोंकण, कनारा और मालाबार उपप्रदेश किस में आते हैं? तो ये आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि भारत के कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो ये बजट 2018-19 में कहा गया था। नेक्स्ट पूछा है कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो निर्यात साख बीमा निगम ऐसा काम करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था राष्ट्रीय रसद नीति 2022 में 22 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2030 तक भारत लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना चाहता है। वर्ष 2030 तक भारत परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में आना चाहता है। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही सही है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन एवं शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उपक्रमों के कागज विहीन एवं शून्य लागत के लिए भारत सरकार के द्वारा उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रदान की गई थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग में वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो वोट देने का जो अधिकार दिया गया था भारतीय नागरिकों, भारत के सभी नागरिकों को नहीं दिया गया था। इसमें दिया गया था केवल वे पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्थान होती है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार करता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा के जो निर्णय लिए गए थे वो रजामंदी और सहमति से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा? तो वह है केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है।
ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। मतलब संविधान जो सभा के सदस्य थे उन्हें किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो उसे प्रांतों की जो जनता प्रांतों की विधानसभा थी, प्रांतों की जो विधानसभा थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था कि 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कुल कितने स्थानों पर विजेता प्राप्त की थी। तो इसमें की थी 397, यानी 397 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों ने विजेता प्राप्त की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है CII और फिक्की क्या है। तो CII और फिक्की एक दबाव समूह है। नेक्स्ट है किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक ट्वेलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध जो पुस्तक है ट्वेलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है। तो ट्वेलाइट इन चाइना KPS मेनन के द्वारा लिखी गई है। KPS मेनन के द्वारा ट्वेलाइट इन चाइना लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। तो इसमें कूट दिए गए हमें कि इसमें कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा सही नहीं है। तो इसमें A, B और D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये विद्यार्थियों के व्यवहार के उचित परिवर्तन लाने में सहायक होता है। ये शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करता है और ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। लेकिन ये नज़रअंदाज साइकोलॉजी कभी कर ही नहीं सकती। तो इसका आंसर आ जाएगा A, B, D। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता कौन सी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र होता है वो दर्शन शास्त्र का अध्ययन होता है। ये इसका मुख्य बिंदु नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था कि 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दिस इज द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु एवं क्रियाओं की प्रतिवर्तिता को समझने लग जाता है। तो प्रतिवर्तिता को कब समझने लग जाता है ये पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वाली अवस्था में। नेक्स्ट पूछा गया था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाले नैतिक अवस्थाओं की सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें केवल C, यानी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में केवल विकास पूर्वानुमानित होता है, ये भी सही, ये सही है एक तो कि विकास पूर्वानुमानित होता है। नेक्स्ट है विकास अंश से संपूर्ण की ओर होता है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो A और D है सही है। इसमें A और D विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, एक ये सही है। यानी A और D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है कि बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन के अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। तो इसमें अभिप्रेरणात्मक,
अधिगम प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही है? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो अधिगम की सही विशेषता नहीं है, इसमें अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, सही है। अधिगम मापन निष्पादन के आधार पर होता है, सही है। अधिगम सभी क्रियाओं का अर्जन करता है, पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन करता है, सही है। लेकिन थकान, परिपक्वता इत्यादि होने पर परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट पूछा गया था, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर व्यक्तित्व। क्या पूछा गया है? व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? व्यक्तित्व का अगर हम आकलन करने जा रहे हैं तो कौन सी सही नहीं है? तो इसमें सैन्य स्थिति परीक्षण, ये तो क्योंकि ग्रुप के लिए, तो इसका जो परीक्षण है वो संभव मतलब उदाहरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पूछा था, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो यह है प्रतिगमन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है, जोड़ों को मिलाइए परीक्षण और उनके निर्माणकर्ता। तो इसमें पॉस अलोक जो परीक्षण था, पॉस अलोक परीक्षण वो दिया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। पॉस अलोक परीक्षण अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था। संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सम्मिलन सिद्धांत टर्मन के द्वारा दिया गया था। IQ सिद्धांत टर्मन के द्वारा दिया गया था। डीम फर्स्ट आ जाएगा। IQ सिद्धांत टर्मन के द्वारा दिया गया था। सम्मिलन सिद्धांत जेजोंग के द्वारा दिया गया था। यानी पहले में सेकंड है, तो ये दोनों गलत, और सेकंड में थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, जुंग और युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। ये क्या है? अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, मध्यमुखी है या उभयमुखी है? तो ये एक बहिर्मुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार के फ्रेश ऑफ माइंड में मन की रूपरेखा रखता है? इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल? तो इंटरपर्सनल यानी स्वयं को समझने की अगर वो रखता है बुद्धि, तो ये अंतर्वैयक्तिक कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास और उसके अपने भाग्य के चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो इसमें सामान्य उपयोग परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, प्रतिभाशाली बालकों के स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु एवं प्रोत्साहित करने हेतु उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना गलत, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता पुरस्कार नहीं, सहपाठी के शिक्षक नियुक्त करना नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ मतलब खुद को अधिगम से प्रेम करना और प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था इसमें
एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित और वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसकी विशेषताओं विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का ये कौन सा घटक है? तो अभिवृत्ति का ये संज्ञानात्मक घटक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। मतलब स्वयं को आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक आत्म प्रत्यय का ये कौन सा दृष्टिकोण है? तो ये आत्म प्रत्यय का स्वतंत्र दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच में आएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.26%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों का कौन सा दक्षिणी समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, उसके बाद कौन सा करता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ आ जाएगा, हनुमानगढ़ के बाद जयपुर प्राप्त करता है, जयपुर के बाद बूंदी प्राप्त करता है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो पार्वती नदी और काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? तो शुष्क सागवान वन राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्यों की है? तो माही नदी का वागड़ क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये परिवर्तन हुआ था राजस्थान के अलवर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ ही देते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गलत युग्म को चुनिए। सलीम जी की हवेली जैसलमेर में है, सही है। जसवंतड़ा जोधपुर में, सही है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है, सही है। लेकिन अर्जुना का मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 60% भाग है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, खेरी और लोही नस्लें किसकी है? तो खेरी नस्ल तो है भेड़ की और लोही नस्ल है बकरी की, भेड़ और बकरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत किया गया? मतलब लक्ष्मण से उनका उत्पत्ति किस अभिलेख में मानी गई है? तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से मानी गई है, लक्ष्मण के वंशज माने गए हैं। मतलब ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है, प्रतिहारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था सोमदेव, जो कि ललित विग्रहराज का लेखक है। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले में घेराबंदी के समय मारा गया था, वो कौन था? नुसरत खां था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो इसे पुकारा है अब्दुल कादिर बदायूं ने।
कादुल-बराउनी ने इसे गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है तथा अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी गोगुंदा के युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई के परिचित से वो वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो इसमें बैराट और बालाथल दोनों ही सही है। अब डिपेंड है सरकार के ऊपर, आरपीएससी के ऊपर कि कौन सा आंसर मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे? तो राजस्थान में चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि 1911 और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र क्या रहा था? 1911-12 में जो गोविंद गुरु की जो गतिविधियों का केंद्र रहा था वो रहा था बेड़सा, जो कि डूंगरपुर में स्थित एक जगह है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो लेक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर बेंगटी में स्थित है, जहाँ ये अपनी बेंगटी में बैलगाड़ियों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद बुस्या की जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। थैंक्स फॉर दिस एनालिसिस। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अर्थात ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू।